मॉर्निंग। अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका क्रम संख्या 41 से 60 तक है और ये कुल 20 प्रश्न होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप, राणा संग्राम सिंह, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह ने? तो चित्तौड़ में जो विजय स्तंभ का जो निर्माण किया था तो वो राणा कुंभा ने किया था। और ये राणा कुंभा जो थे ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे, यानी कि सिसोदिया वंश से इनका संबंध था। तो इसका जवाब राणा कुंभा है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखा था? अकबर, बीरबल, अबुल फजल या फिर भगवान दास ने? तो अकबरनामा की जो रचना की थी तो अकबरनामा जो है कि अबुल फजल ने उसकी रचना की थी। और अबुल फजल जो है कि अकबर के दरबारी कवि थे और उन्होंने जो अकबरनामा लिखा था तो उसी का जो तीसरा भाग था वो आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से अकबरनामा को लिखने का काम अबुल फजल ने किया था। इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न और एयू ह्यूम या फिर एक और ऑप्शन है हेनरी कॉटन। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो थे जॉर्ज यूले। और क्योंकि उन्होंने जो है कि 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन में उस अध्यक्षता की थी। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज यूले। ऐसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो संस्थापक था वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था एओ ह्यूम और उनको कांग्रेस पार्टी का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, यानी कि वयोवृद्ध जिनको कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाते हैं? ये जो कुछ रेखाओं के नाम दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी रेखाएं जो है कि बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती हैं। तो इसमें ऑप्शन है आइसोहिम्स, आइसोहेलाइन, आइसोबार या फिर आइसोहाइट्स। तो इसका सही जवाब है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट्स जो होते हैं वो बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। आइसोबार जो है ये इसका सही जवाब है आइसोहाइट्स। इसमें आइसोबार जो है वो समान दाब की रेखाओं को जोड़ने वाली ये रेखाएं हैं, यानी कि समदाब रेखा उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखाएं होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वो है, यानी कि भारत में अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? ऑप्शन दिया है कि अधिक ताप एवं कम वर्षा, अधिक ताप एवं अधिक वर्षा या फिर कम ताप एवं कम वर्षा होती, कम ताप एवं अधिक वर्षा होती। तो अगर जानते हैं कि भारत में जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं, तो अगर उसके स्थान पर विषुवत रेखा होती तो इसमें क्या होता कि जो विषुवत रेखीय जो प्रदेश होते हैं तो उसमें वहाँ सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है वो सीधा पड़ता है, यानी कि वहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से तापमान अधिक होता और वैसे जगहों पे क्या होता है कि वर्षा भी अधिक होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है कि अधिक ताप एवं अधिक वर्षा होती है। विषुवत रेखीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ सालों भर वर्षा होती है और वो भी भारी मात्रा में होती है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है कि अधिक तापमान भी होता और अधिक वर्षा भी होती। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? असम की पहाड़ियों में, शिवालिक की पहाड़ियों में, नीलगिरी की पहाड़ियों में या फिर सतपुड़ा की पहाड़ियों में? तो इसमें बता दें कि भारत में चंदन की जो लकड़ी है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और ऐसे चंदन का जो वन है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाया जाता है। तो इसमें सही जवाब है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ऐसे नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो चाय के उत्पादन के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और यदि चंदन की लकड़ी की बात हो रही है तो चंदन की लकड़ी से संबंधित एक
बहुत विख्यात तस्कर थे जिनका नाम आपने सुना होगा वीरप्पन। तो वो जो है कि चंदन की लकड़ियों की तस्करी के लिए काफ़ी विख्यात थे। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है कि चंदन की लकड़ी नीलगिरी की पहाड़ियों में होती है, नीलगिरी की पहाड़ियों में। और चंदन के जो वन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग है 3500 किलोमीटर, 7516 है, या फिर 6000 किलोमीटर है, या 7040 किलोमीटर है। तो इसका सही जवाब है कि भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई है वो 7500 यानी कि 7516 किलोमीटर है। ऐसे मुख्य भूमि की जो तटीय लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की जो मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 वो किलोमीटर है। लेकिन कुल जो है कि अगर तट रेखा की लंबाई देखा जाए तो वो है 7516, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में शामिल है। नागरिकों का बताना है कि नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में इसमें से दिए गए ऑप्शन में से क्या सही है। संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीतों के प्रति श्रद्धा, राष्ट्रपति के प्रति श्रद्धा रखना, या सरकार के प्रति श्रद्धा रखना, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारत के संविधान के द्वारा नागरिकों को कुछ 10 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन इसमें जो 86वां संशोधन किया गया 2002 में, तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। 11 कुल मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि हम अपने संविधान, अपने राष्ट्रीय ध्वज और अपने राष्ट्रीय गीत के प्रति हम एक आस्था रखें, एक श्रद्धा का भाव प्रकट करें, उसका इज्जत करें, उसका सम्मान करें। तो इसमें से सिर्फ ये सही है कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत के प्रति श्रद्धा रखना ये हमारा नागरिकों का एक मौलिक कर्तव्य है जो भारतीय संविधान में वर्णित है। अगला है कि हमें राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित सत्यमेव जयते लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज पर जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है तो वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, या फिर भगवत गीता से, सामवेद से, या पुराण से। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और ये जो है कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है मुंडकोपनिषद, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। ऐसे ये जो सामवेद है, तो सामवेद को एक ये हमारा वेद है, इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। और पुराणों की जो कुल संख्या है, कुल पुराणों की संख्या है 18 है। और ये भगवत गीता है, उसको राष्ट्रीय पुस्तक माना जाता है। तो ये सभी ऑप्शन से संबंधित कुछ जानकारी हैं। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। बताना है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसका संबंध किससे है? समानता के अधिकार से है, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से, या फिर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है वो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि 25 से अनुच्छेद 25 से लेकर के और 28 तक इसमें धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन है सी, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है जो करंट अफेयर से है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया है? गेम्स वाइड ओपन, या फिर तेज, उच्च और मजबूत, अधिक समावेशी, अधिक भाई, अधिक सुंदर। तो ये जो है कि इसमें जो पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है 2024 में, तो उसका आधिकारिक नारा है कि गेम्स वाइड ओपन। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में कब मनाया जाता है? मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भारत में मनाया जाता है वो 1 अगस्त से मनाया जाता है। 1 अगस्त के दिन मनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय में आते हैं। अपीलीय अधिकारिता से आते हैं, प्रारंभिक अधिकारिता से, सलाहकारी अधिकारिता से, या फिर पुनरावलोकन अधिकारिता से। तो भारत में जो 2 राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं तो वो प्रारंभिक अधिकारिता से आते हैं। और अनुच्छेद 31 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक अधिकारिता में माने कुछ मामले हैं जो आते हैं, जैसे कि भारत सरकार या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होते हैं, या भारत सरकार के साथ अन्य राज्यों के बीच जो किसी प्रकार के अगर मामले हों, या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई अगर विवाद हो, तो वो सब प्रारंभिक अधिकारिता से ही सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में दिए जाते हैं। अगला है, भारत का उच्चतम
न्यायालय निम्नलिखित में से किसके निर्णय मानने से बाध्य है, माने कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो किसके निर्णय को मानने के लिए बाध्य है। तो वो जो है कि इसमें वो प्रिवी काउंसिल एक्ट दिया है ऑप्शन, भारत का फेडरल कोर्ट, भारत का उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो इसमें भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो इसमें से किसी के निर्णय के द्वारा मानने से इसको बाध्य नहीं है, यानी किस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है परागकण, अगला प्रश्न है परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं परागकण बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, परागकोश के द्वारा, अंडाशय के द्वारा, वर्तिकाग्र के द्वारा या फिर फिलामेंट के द्वारा। तो जो परागकण होते हैं वो परागकोश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, इसका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। ये बताना है कि निम्न में से कौन सी जो धातु है वो उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है। ऐसे पहले उभयधर्मी ऑक्साइड को जान लीजिए कि देखिए कौन सी, देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं तो वो ऑक्साइड जो है दो प्रकार के बनते हैं, यानी कि धातु और अधातु जो होते हैं। तो उसमें एक अम्लीय बनता है और एक क्षारीय बनता है, यानी कि दो प्रकार के ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो दोनों ही प्रकार के ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों। तो इसमें से बताना है कि कौन सा जो ऑक्साइड है, ऐसे धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं और धातुओं के क्षारीय होते हैं। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब होता है कि वैसे धातु के ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ही गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम जो बनाता है, जैसे एल्युमिनियम का जो है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी कि इस तरीके से ये ऑप्शन इसका बी सही है। इस तरीके से इसमें और भी है, जैसे ZnO जो होता है जिंक ऑक्साइड, ये भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, हालांकि ऑप्शन में जिंक नहीं है। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही है, एल्युमिनियम। इसके बाद है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है फोकस पर, फोकस और केंद्र के वक्रता केंद्र के बीच, केंद्र पर या फिर केंद्र यानी से दूर, कहाँ बनता है तो बताना है। तो अगर जब किसी अवतल दर्पण में अगर किसी वस्तु को अनंत पे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पे बनता है। और देखिए इसमें ये अपोजिट होता है कि अगर अनंत पर वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और यदि फोकस पे रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। तो ये है, और इस स्थिति में वस्तु का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि एकदम बिंदु जैसा होता है बिल्कुल। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है कि फोकस पे बनेगा अगर अनंत पे हम किसी वस्तु को रखेंगे तो। अगला प्रश्न है, इसमें एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु को अवतल दर्पण में अगर हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं यानी कि सी पर, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो अगर फोकस और केंद्र के बीच रखेंगे तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन जो है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो ये एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। एल्केन ये हाइड्रोकार्बन होते हैं और इस तरीके से इसमें इसका सही जवाब है CnH2n+2, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। अगला प्रश्न है एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटियों में जो पाया जाता है तो चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो एक चींटी के डंक में जो होता है वो मेथनोइक अम्ल होता है, यानी कि इसमें सही जवाब है मेथनोइक अम्ल। लाल चींटियों में से फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इस तरीके से ऐसे और ये सिट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर है, टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, और ये मेथनोइक अम्ल जो है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है। तो इस तरीके से ये कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो किसी भी परीक्षा के लिए संभावित हो सकते हैं या काफ़ी उपयोगी हैं। तो आप इसे अवश्य ही देख लें।